तो अब आता है लेक्चर 7, दैट इज़ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में क्या था कि हाँ, तो क्लासिफिकेशन में ये सब था। तो अभी क्या किस तरीके से पढ़ना है, दैट इज़ एक बार सेपरेटली एक्साइटेड करेंगे, सेपरेटली का सारा ख़त्म करने के बाद सेल्फ एक्साइटेड में प्रोसीड करेंगे, उसके बाद शंट सीरीज सब लाइन बाय लाइन मतलब सीरीज़ में पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला है सेपरेटली एक्साइटेड, इसमें डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों पढ़ना है। डीसी जनरेटर तो पहले क्या है, वर्किंग बताया गया है, जो कि प्रीवियस के जैसा सेम ही है। इसमें बताने के लिए क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड में क्या रहता है कि एक्साइटेशन को अलग सोर्स के द्वारा दिया जाता है, और जनरेटर में जो टर्मिनल होता है वहाँ पे हमें करंट आता हुआ, दैट इज़ वो जनरेटर टर्मिनल पे ईएमएफ जनरेट करता है। ठीक है, वर्किंग क्या होता है, तो ये देखो, ये सेपरेट वोल्टेज सोर्स है जो कि फील्ड दे दिया, इसमें कोई वैरी करने का चीज़ रहता नहीं है, मतलब एक बार सोर्स दिए फील्ड बना दिया, परमानेंट फील्ड बन गया, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, एक बार डिज़ाइनिंग कर दिया तो ये फील्ड फिक्स हो गया। उसके बाद ये आता है तुम्हारा आर्मेचर। आर्मेचर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर हम लोग रोटेट कराते हैं। चूँकि ये जनरेटर एक्शन है तो रोटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोजिट होता है। टॉर्क अप्लाइड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इसे घुमा रहे हैं। घुमाने से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा आईए, यही करंट तुम्हारा लोड में जाएगा, तो आईए इज इक्वल टू लोड। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है और थ्रू द वायर फ्लो करके टर्मिनल वोल्टेज बनता है। इस वायर में रेजिस्टिव ड्रॉप होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर डेवलप्ड हो रहा है वो ई ए इंटू आई ए है, और कॉपर लॉस मतलब वायर कॉपर लॉस होके V इंटू आई ए पावर जाएगा लोड को। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल मॉडल से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, इसमें एक केवीएल लूप लगा देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज़ ई ए इज इक्वल टू वी ए प्लस आई ए आर ए। ये क्या है, देखो ई ए इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, मतलब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके कारण जो करंट फ्लो किया इस वायर में, तो वायर में रेजिस्टिव ड्रॉप हुआ, तो वही है तुम्हारा आई ए आर ए। अब इसमें कोई इंडक्टिव कैपेसिटिव का कोई सीन नहीं है, क्योंकि डीसी करंट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव ड्रॉप ही कॉज करता है। बात करें इंडक्टेंस का, तो इंडक्टेंस एसी करंट से आता है ड्यू टू कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग करंट के कारण। डीसी में कोई इंडक्टेंस इफेक्ट नहीं आता है। और कैपेसिटेंस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमिटी के कारण आता है, दैट इज़ दो वायर साथ में रखे हैं तो वहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा ईएमएफ का इक्वेशन। लोड करंट या आर्मेचर करंट होता है, और ये जो फ्लक्स है इट डिपेंड्स, फ्लक्स जो होता है वो फंक्शन होता है एनएफ और आईएफ का। कहने का मतलब ये जो फ्लक्स बनेगा स्टेटर में वो डिपेंड करेगा कितना करंट उसमें जा रहा है और कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि फिक्स होता है। एक बार जब मशीन बन जाता है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज करने वाला नहीं है। एक्साइटेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वाया एक्सटर्नल रियोस्टैट। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर होता है वोल्टेज इन एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो ये जो पावर है वोल्टेज इनटू करंट, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो ये तुम्हारा डेवलप्ड पावर बनेगा और ये आउटपुट पावर बनेगा। ठीक है, दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये तुम्हारा टोटल पावर है जिसमें ये लॉसेस हो रहा है, और ये एक्टिव आउटपुट पावर है जो कि लोड को दिया जा रहा है। अब आया टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, के डैश फाई इंटू आई ए। अब के डैश क्या होता है, के डैश होता है तुम्हारा मशीन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू, के डैश क्या होता है, के डैश को मशीन कांस्टेंट होता है, इसमें सारा वैल्यू कांस्टेंट ही होता है। बात करें फ्लक्स का, तो एक बार जब मशीन बन गया तो उसमें लिमिटेड फ्लक्स, मतलब जो उसका रेटेड है उतना ही फ्लक्स उसमें फ़्लो कराया जाएगा। हम लोग एक्साइटेशन को यूजुअली जो अप एंड डाउन नहीं करते हैं। तो टॉर्क तुम्हारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, आर्मेचर करंट के। अगर आर्मेचर करंट बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ जाएगा, कौन सा टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, कहने का मतलब जनरेटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जनरेटर तो भाई हम लोग को लोड को करंट देना है इसीलिए यूज़ करते हैं। मतलब जनरेटर का प्राइम फंक्शन होता है टर्मिनल पे वोल्टेज बनाना है। ठीक है, और टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टॉर्क पे। मतलब प्राइम मूवर से
तुम जितना ज़्यादा टॉर्क से इस रोटर को घुमाओगे उतना ज़्यादा करंट डिलीवर करेगा लोड को। समझे, ये मीनिंग है इस चीज़ का, ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन डीसी जनरेटर। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता क्या है, तो सपोज़ करो तुमने एक डीसी जनरेटर ख़रीद के लाया है, ठीक है। अब तुम मान लो फैक्ट्री में हो, और फैक्ट्री में अलग अलग तरह का लोड है, अलग अलग किलोवाट का, अलग अलग टॉर्क अलग अलग मोटर टाइप का लोड है, बहुत तरह का लोड है। तो अब तुम कैसे पता करोगे कि इस जनरेटर से हम कौन कौन लोड कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब फैक्ट्री में कौन कौन लोड पॉसिबल है, जो कि मतलब कौन कौन ऐसा लोड है जिसको ये जनरेटर स्टेबली फीड कर सकता है। तो वो हम पता करते हैं बाई प्लॉटिंग डिफरेंट ग्राफ्स एज़ पर रेटेड वैल्यूज़। मतलब उस जनरेटर का जो रेटेड वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उस ग्राफ में जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है उसको हम लोग लोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मिलाते हैं, और जो मिल जाता है वो ऐसा ही लोड इस पर कनेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल वैल्यूज़ के द्वारा तुम ग्राफ प्लॉट करोगे वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आएगा, और जो एक्सटर्नल वैल्यू जैसे तुम्हारा जनरेटर में जो ईए होता है ये इंटरनल वैल्यू होता है, मतलब आम यूज़र को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूज़र क्या देखेगा कि यहाँ पे वोल्टेज 220 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कितना इंड्यूस हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला चीज़ है, ये तुम्हारा इंटरनल हो गया और ये वाला एक्सटर्नल हो गया। तो अगर ये वर्सेस आईए का ग्राफ बनाओगे, आईए क्या है, ये तुम्हारा आईए है, यही तुम्हारा लोड करंट है, तो ये इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी। तो इसके बीच जो ग्राफ बनेगा इसको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, ठीक है। अब ये कौन बनाता है, तो डिज़ाइनर लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ईए आएगा उसी से थोड़ा घट के वोल्टेज आएगा, ठीक है। बात करें एक्सटर्नल का, तो जो आउट वर्ल्ड में हमें मिल रहा है दैट इज़ इतना वोल्टेज और इतना करंट, उस पर जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो तुम्हारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है दैट इज़ ओपन सर्किट टेस्ट। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट ये है, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग करते क्या हैं कि जनरेटर का टर्मिनल को ओपन रखते हैं, वहाँ पे वोल्टमीटर लगा देते हैं और नो लोड पे रन कर देते हैं, ठीक है। ये फील्ड है, फील्ड में हम लोग क्या किए हैं, रियोस्टैट लगा दिए हैं, और रियोस्टैट को करंट कंट्रोल करते हैं, और जिसके रियोस्टैट से हम लोग करंट कंट्रोल करते हैं जो कि फील्ड बना रहा है, ठीक है। इनिशियली सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं सो दैट जीरो फील्ड करंट हो, फिर ग्रेजुअली हम लोग फील्ड करंट बढ़ाते हैं, ठीक है। बात करें जनरेटर का, तो जनरेटर का टर्मिनल तुम्हारा ओपन सर्किट है। रोटर से हम लोग इसका जो रोटर है इसको प्राइम मूवर के हेल्प से रेटेड आरपीएम पे घुमा रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आरपीएम हो या रेडियन पर सेकंड हो फ़र्क नहीं पड़ता, रेटेड वैल्यू पे घुमा दिए। रेटेड वैल्यू क्या है, तो जनरेटर का जो नेम प्लेट रेटिंग है दैट इज़ 1600 आरपीएम, जितना भी आरपीएम लिखा हुआ है उतना आरपीएम पे इसको घुमा दिए, ठीक है। अब घुमाने से क्या हुआ, ये वाला तुम्हारा फील्ड बना हुआ है दैट इज़ मेन स्टेटर फील्ड, और ये जब घुमा तो फ्लक्स कटिंग हुआ तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ। करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि लोड नहीं है, और ये करंट फ्लो करने देता नहीं है, सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें ये चीज़ बताएगा कि रेटेड आरपीएम पे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी का अगर कर्व प्लॉट करेंगे दैट इज़ IF, ये तुम्हारा फील्ड करंट है, क्योंकि हम लोग फील्ड करंट को रेगुलेट कर रहे थे यहाँ पे। तो फील्ड करंट अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अब देखो इसमें रोटेशन कांस्टेंट है, मतलब आरपीएम कांस्टेंट है कि कितना है, पूरा फुल आरपीएम दिए रखे हैं, और हम लोग क्या करते हैं फील्ड करंट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं। तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने से जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाता है, और एक समय ऐसा आता है जहाँ पे सैचुरेट कर जाता है। उसके बाद फील्ड हम कितना भी बढ़ा दें वोल्टेज हमारा नहीं बढ़ता है, उसी को हम लोग रेटेड वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक है। अब ये सैचुरेट क्यों कर गया, क्योंकि कोर का एक कैपेसिटी होता है, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब फील्ड करंट तुम और भी बढ़ा दोगे तो भी स्टेटर का जो नॉर्थ साउथ है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होल्ड कर गया है, अब ज़्यादा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अब कांस्टेंट आरपीएम पे किए थे, अब इसको क्या करते हैं हम लोग आरपीएम को वेरिएबल कर देते हैं और फील्ड करंट को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब फील्ड करंट को कांस्टेंट कर दिए, मतलब फील्ड करंट को हम लोग मैक्सिमम कर दिए, मतलब मैक्सिमम फील्ड करंट मतलब मैक्सिमम स्टेटर फ्लक्स बना के छोड़ दिए हैं,
और अब क्या करेंगे, आरपीएम को धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करेंगे, फिर आरपीएम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम लोग आरपीएम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये सैचुरेट नहीं करता है, ये जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट टाइम्स तक बढ़ते रहेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल नहीं है। हम लोग रेटेड आरपीएम तक ही जाते हैं और जितना वोल्टेज मिलेगा तो हमारा रेटेड वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, ई ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ओमेगा एम। फाई तुम्हारा क्या है, फ्लक्स है, जो कि क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमने मैक्सिमम करंट बहा के छोड़ दिया है और इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला था कांस्टेंट आई एफ, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, फाई एम, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। तो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट क्या देता है, ओपन सर्किट टेस्ट हमारा वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है। इसको हम लोग क्या किए, पहली बार हम इसे आरपीएम को कांस्टेंट कर दिए और फील्ड करंट को चेंज करके देखे कि कैसे वोल्टेज तुम्हारा चेंज कर रहा है। दूसरी बार क्या किए, हम लोग फील्ड करंट को कांस्टेंट कर दिए और आरपीएम को इंक्रीज़ करके देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। यही था तुम्हारा ओपन सर्किट। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल मतलब सही केस कौन सा है, इन दोनों में से जो वाइडली यूज़ होता है वो क्या है। तो देखो जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए हम लोग हमेशा जनरेटर को रेटेड स्पीड पे आरपीएम रोटेट कराते हैं और उसी को फिक्स करते हैं, मतलब हम लोग आरपीएम चेंज नहीं करते हैं। क्यों, इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न ये है कि जो डिज़ाइनर है जिसने जनरेटर बनाया है उसने उस स्पेसिफिक रेटेड आरपीएम पे ही चलाने के लिए बनाया है। अगर उससे हम कम चलाएंगे या ज़्यादा चलाएंगे तो इफ़िशियंसी में चेंज हो जाएगा। अगर कोई जनरेटर, अगर कोई मशीन इफ़िशियंट नहीं है तो इकोनॉमिकल भी नहीं होता है। इसीलिए हम लोग आरपीएम को हमेशा फिक्स रखते हैं और एक्साइटेशन को वैरी करवाते हैं एज़ पर आवर नीड, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो अभी तक हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था, डीसी जनरेटर का ये सब वैल्यूज़ निकाला, उसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट किया। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या करता है कि जनरेटर के एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच ग्राफ प्लॉट करवाता है, ठीक है। तो इसमें दो है, दैट इज़ ई ए वर्सेस आई ए, और दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा वी वर्सेस आई एल, ठीक है। तो ई ए वर्सेस आई ए, ये क्या होता है, ये तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और आई ए क्या है, आर्मेचर करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, तो भाई जनरेटर को जब रोटर के मदद से रोटेट कराए और ये फील्ड बना हुआ है तो यहाँ पे फ्लक्स कटिंग हुआ और एज पर फैराडे एंड लेंज लॉ यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ को ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये आर्मेचर करंट। तो ग्राफ देखो कैसा आता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है के डैश फाई ओमेगा एम। अब के डैश क्या है, के डैश मशीन कांस्टेंट है, उसको हटा दो। फाई क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स को यूजुअली हम लोग चेंज नहीं करते हैं डीसी जनरेटर में, फ्लक्स को हम लोग बहुत ही रेयरली चेंज करते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, उसको भी हटा दो। और ये क्या हो गया, फाई एम, सॉरी ओमेगा एम। ओमेगा एम क्या है, तुम्हारा रोटेशन है, ठीक है। तो इन तीनों में करंट तो कहीं है नहीं, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आर्मेचर करंट पे डिपेंड नहीं करता है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। ये देखो आर्मेचर करंट क्या है, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उसके बाद आर्मेचर करंट फ्लो किया। आर्मेचर करंट कितना फ्लो करेगा वो लोड डिसाइड करता है, मतलब लोड को जितना करंट चाहिए उतना करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। रहा बात इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो इसका एक फिक्स रेटेड वोल्टेज होता है, उतना वोल्टेज ये बना देगा, ठीक है। अब उस वोल्टेज पे लोड को जितना करंट लेना है वो ले लेगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। कहने का मतलब तुम करंट चेंज करते जाओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटेशन पे चेंज कर स्पीड पे वैरी करता है। तो अगर तुम स्पीड को बढ़ाओगे या घटाओगे तो ये वैल्यू घटेगा। मतलब मान लो ये तुम्हारा स्पेसिफिक ओमेगा एम पे है, मान लो स्पीड घटा दिए तो ये वाला लाइन हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ घट जाएगा, स्पीड बढ़ा दोगे तो ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब उसके बाद आता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ वी एंड आई एल। वी क्या है तुम्हारा, वी तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है जो कि लोड के अक्रॉस अपीयर हो रहा है, ठीक है। आई एल क्या है, यही तुम्हारा लोड करंट है या फिर आर्मेचर करंट है। देखो आर्मेचर करंट और लोड करंट एक ही होता है, क्यों, क्योंकि एक ही वायर है जो कि फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ देखो यही तुम्हारा आर्मेचर करंट है और यही जाके लोड करंट बनता है, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन ये था बाय केसीएल, ठीक है, सॉरी केवीएल। अब इसको थोड़ा अरेंज करके देखो, V इज इक्वल टू ई ए माइनस आई ए आर एल, ठीक है। ये क्या है, I इंटू आर, ये वोल्टेज है, मतलब ये ड्रॉप है। कौन सा ड्रॉप, रजिस्टिव ड्रॉप, ठीक है। तो इसमें अगर लोड करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा लोड करंट पे डिपेंड करता है और इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। ये ग्राफ है, इसमें लोड करंट इधर है, टर्मिनल वोल्टेज ये है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का ऐसा कांस्टेंट ग्राफ होता है और तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज ऐसे आता है, ठीक है। ये रेड लाइन क्या है, तो रेड लाइन बेसिकली V इंटू आई आर दैट इज़ ड्रॉप को बता रहा है, ठीक है। अब इसमें ये तुम्हारा लोड करंट का ग्राफ है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक करंट पे तुम वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हो। दैट इज यहाँ से ऐसे गए, ये ऐसे बना है, मतलब यहाँ पे V1 वोल्टेज है। कहने का मतलब इस लोड करंट पे हमें V1 वोल्टेज मिल रहा है। अब अगर हम लोड करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज घटता है, ठीक है। ये हो गया इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। अब देखो लोड करंट तुम कैसे बढ़ाओगे, तो मान लो जनरेटर पे तुम और लोड ऐड कर दिए, और लोड ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो एज़ पर दिस कैरेक्टरिस्टिक हमारा वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है। इसमें कांस्टेंट क्या है, तो तुम्हारा आरपीएम कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। फिर मतलब एक्साइटेशन जो हमने दे रखा है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आरपीएम भी हमने चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर लोड करंट को हमने बढ़ाया तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। और कितने वैल्यू से डिक्रीज़ करेगा, तो ये तुम्हारा दैट इज़ I इंटू आर ड्रॉप के वैल्यू से, दैट इज़ इतने वैल्यू से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब ये देखो माइनस है, तो ये रेड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस आई एल इंटू आर ए, ठीक है। ये देखो स्लोप इसका ऐसे लाइन का स्लोप निगेटिव होता है और ऐसे का पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आता है हमारा मोटर, दैट इज़ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। जनरेटर का पार्ट इधर ख़त्म हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर।